हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के बारे में। फ़र्स्ट पेपर के सिलेबस को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। फ़र्स्ट पेपर की तैयारी आपको कैसे करनी है और इसके लिए कौन कौन से बुक्स से आप पढ़ सकते हैं, इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आपने शायद देखा भी होगा, अगर नहीं भी देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं अवेलेबल करवा दूँगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो ये सिलेबस आपका 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है, जिसमें कि फर्स्ट यूनिट है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। और टीचिंग एप्टीट्यूड में बेसिकली आपको टीचिंग के कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में आपको पढ़ना है। और बेसिकली इसमें मेजरमेंट के बारे में भी पढ़ना होता है और साथ ही साथ में यहाँ पे करंट से भी कोरिलेट करके यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे अभी जो नई नई योजनाएं आई हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि कुछ नए नए ऑनलाइन मेथड्स आए हैं, जैसे कि स्वयं है, स्वयं प्रभा है, मूक्स है। यहाँ से भी ऑनलाइन क्वेश्चंस मतलब करंट से रिलेट करके क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। इसके साथ ही साथ में बेसिकली लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और एडोलसेंस के बारे में भी पूछा जाता है। एडल्ट लर्नर्स को इनके साथ आप कैसे डील करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, और उनका एकेडमिक, सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव बिहेवियर के बारे में स्टडी करी जाती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड हम कह सकते हैं कि इसमें जो भी टॉपिक्स आपके इंक्लूड किए हुए हैं, आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बताते हैं कि आप में टीचर बनने के कितने गुण मौजूद हैं। और इसके साथ ही साथ में हम फर्स्ट यूनिट और लास्ट यूनिट की बात करें तो कहीं ना कहीं आपस में काफ़ी ज़्यादा कोरिलेटेड है। और करंट ट्रेंड्स की अगर मैं बात करूं तो आईसीटी का क्या यूज़ है टीचिंग में, तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो बेसिकली इसमें आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि 5-6 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, फिर उसमें से कोटिंग करी गई होती है और इसमें आपको करेक्ट आंसर निकालना होता है। तो बेसिकली इस यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस यहाँ से नहीं आते हैं। हाँ, जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, जैसे कि स्वयं प्रभा का फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। कब लाया गया, कौन सी योजना किससे संबंधित है, इस तरह के क्वेश्चंस भी यहाँ पे देखे जाते हैं। इसके साथ ही इवेल्युएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछे जाते हैं, और इवेल्युएशन के क्या टेक्निक्स हैं और कौन सा टेक्निक किससे किस तरह से डिफरेंट है। तो इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आपके पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का। तो बेसिकली यहाँ पे सिलेबस में तो वैसे बहुत ही कॉमन टॉपिक्स दे रखे हैं रिसर्च के लिए, जैसे कि मीनिंग ऑफ रिसर्च, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोचेस। इसके साथ ही मेथड्स ऑफ रिसर्च के बारे में भी दे रखा हुआ है, अलग अलग टाइप्स ऑफ रिसर्चेस। और थेसिस एंड आर्टिकल राइटिंग से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके, किसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, इसके स्टाइलिंग क्या होनी चाहिए, सेमिनार वर्कशॉप में क्या डिफरेंसेस है। इस तरह के भी क्वेश्चंस कई बार इससे पूछ लिए जाते हैं। और साथ ही साथ में रिसर्च एथिक्स से भी क्वेश्चंस यहाँ पे देखे जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे वेरिएबल से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हाइपोथेसिस से भी काफ़ी डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनपीसी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व से भी अब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। स्क्यूनेस और कुर्टोसिस, यहाँ से भी क्वेश्चनिंग की जाती है। सेंट्रल टेंडेंसी और वेरिएबिलिटी से भी क्वेश्चनिंग करी जाती है। तो बेसिकली रिसर्च एप्टीट्यूड, अगर आप साइकोलॉजी के कैंडिडेट हैं तो आपका ये वाला यूनिट बहुत ही स्ट्रांग होता है, क्योंकि साइकोलॉजी में क्या है, आपको रिसर्च और स्टैट्स बहुत ही डीपली वे में पढ़ना होता है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्योंकि पेपर 1 में बहुत ही बेसिक सी चीज़ें दे रखी हुई होती हैं, तो आपका इस पर अच्छा कमांड हो जाता है। तो मैंने अपने चैनल पे सेकेंड यूनिट यानी कि रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स के एक एक वीडियो, एक एक टॉपिक को मैंने अपलोड कर रखा हुआ है। आप चाहें तो मेरी वीडियोस देख करके रिसर्च एप्टीट्यूड की तैयारी कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूँगी, या फिर ऊपर आई बटन को क्लिक करके भी आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और आइए आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ पे बेसिकली आपको एक पैसेज दिया गया होता है और वहाँ से आपकी 5 क्वेश्चनिंग्स होती हैं। अब इसकी तैयारी आप कैसे करें, तो बेसिकली ये आपका प्रैक्टिस बेस्ड होता है। एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि पैसेज में जो कंटेंट दिया गया है, क्वेश्चन का आंसर भी आपको उसी के अकॉर्डिंग करना है, ना कि अपने अकॉर्डिंग या फिर क्या होता है इस तरह से नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू पैसेज ही हमें आंसर करना है। कई बार ऐसा होता है कि कंफ्यूज करने के लिए पैसेज में कुछ और चीज़ें लिखी गई होती हैं और क्वेश्चनिंग की जाती है, तो कैंडिडेट क्या करते हैं कि उसको अपने अकॉर्डिंग वो आंसर देने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे उनके मार्क्स कट हो जाते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पैसेज में जो चीज़ लिखी गई है, पैसेज के अकॉर्डिंगली ही आपको वहाँ पे आंसर करना है। तो बेसिकली इसमें आप बहुत ही ईजिली
5 में से 5 क्वेश्चन को आप मतलब 10 मार्क्स आप आराम से पा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ पैसेजेस की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। एक चीज़ और है कि क्वेश्चनिंग आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मीडियम में होता है, तो जिस भी मीडियम में आप कंफर्टेबल हैं उस मीडियम में आप कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कीजिए। 5 आउट ऑफ 5 लाना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आइए हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट 4 है हमारा कम्युनिकेशन का टॉपिक, और यहाँ पे भी बेसिकली आपका वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से क्वेश्चनिंग पूछी जाती है, क्लासरूम कम्युनिकेशन से भी क्वेश्चनिंग होती है, टीचर इफेक्टिव कम्युनिकेशन से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप कैसे हैंडल करेंगे, किस तरह से आप टैकल करेंगे, तो इस तरह के मतलब सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे ज़्यादातर देखे जाते हैं। तो इस यूनिट को भी आप बहुत ही ईजिली आप टैकल कर सकते हैं। इसमें भी आप 5 में से 4 क्वेश्चंस तो आप क्लियर कर ही सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको स्टडी करना होगा, थोड़ा सा फैक्ट्स पे ध्यान देना होगा। और मास मीडिया, क्या बैरियर्स आते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में, और अभी कौन कौन से मोड हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के, तो अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उसको भी देख लीजिएगा। और ऑनलाइन वे है, और अलग अलग मतलब इस यूनिट को आप एक तरह से आईसीटी से कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं। तो आईसीटी रिलेटेड क्वेश्चंस भी यहाँ पे देखे जाते हैं। तो इस यूनिट में भी आपको 5 में से 4 क्वेश्चन तो आपको करेक्ट आपके होने ही चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, यूनिट 5 मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। अब ये यूनिट उनके लिए बहुत अच्छा है जिनकी मैथ ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि साइकोलॉजी के कैंडिडेट्स का मैथ पे उतना ज़्यादा मतलब पकड़ नहीं होता है, मेरा भी नहीं है। मैंने अपनी तैयारी के दौरान क्या किया था, इस यूनिट को मैंने छोड़ दिया था। तो बट आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखिए मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जो है तो बहुत ही मतलब बेसिक लेवल के ही क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका फ्रैक्शन से क्वेश्चनिंग होती है, टाइम एंड डिस्टेंस रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, यहाँ से क्वेश्चनिंग होती है। और क्वेश्चन का लेवल भी मतलब एक इजी लेवल का होता है। तो अगर मैथ पर आपकी थोड़ी भी पकड़ है तो यहाँ पे भी आप 5 में से 3 से 4 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। तो अगर आपकी मैथ पे अच्छी पकड़ है तो इस यूनिट को आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अगर आपका मैथ उतना स्ट्रांग नहीं है तो फिर मैं कहूँगी कि इस यूनिट को आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार देखा गया है कि इस यूनिट से आपके पूरे 5 क्वेश्चन नहीं भी आते हैं। कई बार 5 क्वेश्चन भी देखे जाते हैं, कई बार यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चनिंग भी होती है। तो अगर आपके पास टाइम होता है तो आप वहाँ पर एक आइडिया लगा करके भी इसका आंसर आप दे सकते हैं, क्योंकि इसका लेवल बेसिक ही होता है, ईजी लेवल का होता है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट यहाँ पे नहीं है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है या नहीं करनी है। लेकिन ऊपर हमने जो 4 यूनिट की बात की, टीचिंग एप्टीट्यूड में भी बिल्कुल सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो वहाँ पे 5 में से आपके 4 क्वेश्चन करेक्ट होने ही चाहिए। अगर आपने रिसर्च पहले से पढ़ रखा हुआ है, जैसे कि साइकोलॉजी है, ज्योग्राफी है, एजुकेशन के जो बच्चे हैं, तो उनका क्या है कि ऑलरेडी वो ग्रेजुएशन से ही रिसर्च को पढ़ते आ रहे होते हैं, तो उनकी अच्छी पकड़ होती है। लेकिन वहीं अगर मैं लिटरेचर की बात करूँ तो हिंदी है, इंग्लिश है, या फिर जो लैंग्वेज वाले बच्चे हैं तो उन्होंने रिसर्च को कभी भी नहीं पढ़ा होता है, तो उनके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। लेकिन यहाँ पे रिसर्च का लेवल बहुत ही मतलब इजी लेवल ही हम कहेंगे। अब तो इवन अब फर्स्ट पेपर में भी काफ़ी डीप क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। लेकिन आगे आपको नेट की तैयारी आप कर रहे हैं, आगे आपको पीएचडी करना है, ऑलरेडी आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट होके आप रिसर्च पढ़ाने भी वाले हैं, फ्यूचर में आप रिसर्च कराने भी वाले हैं, तो इसलिए रिसर्च पर आपकी बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। तो यहाँ भी रिसर्च में से भी 5 में से 4 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात नहीं है, खासकर उनके लिए जिन्होंने पहले से रिसर्च को पढ़ रखा हुआ है। पैसेज की बात करें तो 5 आउट ऑफ 5 बिल्कुल आप आसानी से ला सकते हैं। कम्युनिकेशन में से भी 5 में से 5 क्वेश्चन करना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। तो मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में आप पे छोड़ती हूँ, आप देख लीजिएगा आपकी क्या कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग। अब यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स दे रखे हुए होते हैं। अब यहाँ पे भी क्या है कि जिन लोगों ने फ़िलासफ़ी पढ़ा हुआ है उनका ये यूनिट काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो अदर बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वो इसको नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मतलब लॉजिक लगाने की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है, थोड़ा सा बस ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद यहाँ पे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे टॉपिक्स दे रखे हुए हैं, जैसे कि आपको आर्ग्यूमेंट के फॉर्म्स क्या हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और इसके साथ ही इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, एनालॉजीज़ पे भी क्वेश्चनिंग पूछी जाती है। वेन डायग्राम तो बहुत ही सिंपल है, आपको आता भी होगा शायद। इसके बाद में इंडियन लॉजिक, मीन्स ऑफ लॉजिक है,
प्रमाण कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रमाण, एग्जाम्पल दे के कई बार पूछ लेता है कि ये एग्जाम्पल है, ये सिचुएशन थी तो इसको कौन सा प्रमाण हम कहेंगे, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ से बेसिकली आपके क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चनिंग यहाँ पे होते हैं। तो 5 में से हम कह सकते हैं कि 5 में से 3 क्वेश्चन आपके थोड़े से कंफ्यूज करने वाले होते हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन आपके बहुत ही सिंपल होते हैं। जैसे कि वेन डायग्राम में बहुत ही ईजी टॉपिक है और प्रमाण है, एक बार अगर आप समझ लेते हैं तो सिचुएशन को भी आप देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह का प्रमाण वहाँ पे मौजूद है। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि 5 में से कम 3 क्वेश्चन तो आप यहाँ पे बिल्कुल आसानी से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे, तो ये प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। मैंने जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया हुआ है जिसमें मैंने की बुक सजेस्ट किया हुआ है, उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें से किसी भी बुक को ले लीजिएगा और उसमें चीज़ें दे रखी हुई हैं, काफ़ी अच्छे से चीज़ें मतलब डिफ़ाइन की हुई हैं। साथ ही में प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हुए हैं, उसकी प्रैक्टिस करके फिर आप इस यूनिट पे भी अपनी पकड़ को बना सकते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, यूनिट 7। अब यहाँ पे क्या है कि जो मैथ बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स नहीं हैं उनके लिए ये यूनिट बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये है कि सिलेबस चेंज होने से पहले, या हम कह सकते हैं सिलेबस अपडेट होने से पहले, अब सिलेबस अपडेट कब हुआ था, तो ये 2019 में अपडेट हुआ था। उससे पहले के क्वेश्चंस जब आप उठा के देखते हैं तो डीआई के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, मतलब ये बहुत डिफ़िकल्टी लेवल इसकी हायर होती थी। यहाँ पे एक डेटा दिया क्या होता है और वहाँ पे डेटा से ही 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन अब के क्वेश्चंस हम देखते हैं कि डीआई के भी क्वेश्चंस आपके बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। जनरली आपसे एवरेज और परसेंटेज ही पूछा जाता है। तो अगर इस पर थोड़ा सा भी आप ध्यान देंगे, मैथ अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा है आपका, तो 5 में से 2 से 3 क्वेश्चन आप इसमें बिल्कुल ईजिली आप क्रैक कर सकते हैं। और अगर मैथ्स अच्छा है आपका, फिर तो आपके पूरे 10 नंबर यहाँ से बन गए। तो बेसिकली इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, जैसे कि बार चार्ट, हिस्टोग्राम्स, पाई चार्ट, टेबल, लाइन चार्ट, यहाँ से क्वेश्चनिंग होती है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चनिंग होती है। बेसिकली आपको अरेंज करना होता है और कंपैरेटिव डेटा से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एवरेज निकालना होता है। तो यही सारी ये चीज़ें ही पूछी जाती हैं बेसिकली इससे। तो यहाँ पे भी 5 क्वेश्चन इसका फिक्स होता है। तो 5 में से मुझे लगता है 3 नहीं तो कम से कम 2 क्वेश्चन तो आप यहाँ पे क्लियर कर ही सकते हैं। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो जैसे कि मैंने 4th यूनिट में भी बताया कि कम्युनिकेशन का जो टॉपिक है वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है। इसके साथ ही टीचिंग एप्टीट्यूड की हम बात करते हैं तो वहाँ के भी कुछ टॉपिक जो हैं वो आईसीटी से रिलेट करते हैं। जैसे कि आजकल ऑनलाइन टीचिंग का मतलब टाइम चल रहा है, ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और आईसीटी में बेसिकली आपके ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चनिंग पूछी जाती है और इसके साथ ही कुछ मतलब स्पैम रिलेटेड क्वेश्चनिंग भी पूछी जाती है। इसके बाद में आपको फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है, जैसे www का फुल फॉर्म क्या है, नेटवर्क एरिया से रिलेटेड क्वेश्चनिंग आपकी की जाती है। तो बेसिकली आज के टाइम में आईसीटी से सभी लोग बहुत अच्छे से मतलब जानते हैं, यूज़ भी कर रहे हैं। हम लोग सबके हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है, वाईफाई हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो आईसीटी के क्वेश्चंस तो बेसिकली आपके बिल्कुल लिप्स पे ही होने चाहिए, है ना। तो ये यूनिट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मैं नहीं मानती हूँ। यहाँ पे बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे कि कुछ स्पैम हो रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे स्पैम हैं, कुछ मालवेयर्स भी हैं, कुछ ऐसे कंप्यूटर वायरसेस हैं जिससे कि रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपडेट रहने की ज़रूरत है। बाकी फुल फॉर्म को थोड़ा सा देख लेंगे तो ये यूनिट भी 5 में से आपके 4 क्वेश्चन मुझे लगता है कि ईजिली आप इसको कवर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं। यूनिट 9, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। ये यूनिट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आपके 5 क्वेश्चंस होते ही होते हैं। जैसे यहाँ पे बेसिकली आपके एमटीजी, एसटीजी से क्वेश्चंस रिलेट करके पूछे जाते हैं। यहाँ पे इस यूनिट से क्वेश्चनिंग आपकी करंट अफेयर से रिलेट करके भी क्वेश्चनिंग आपकी की जाती है। तो इस यूनिट को आपको पढ़ना है, साथ ही साथ में करंट अफेयर का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे कि आपका इन्वायरमेंट डे कब होता है, इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रोटोकॉल्स आपके कब आए, उसमें टाइम से उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वायरमेंट रिलेटेड क्या एक्ट बनाया गया है, जैसे कि वन्य जीव अधिनियम बनाया गया है और भी इन्वायरमेंट रिलेटेड बहुत सारे एक्ट्स के बारे में बात की गई है। इसके बाद वर्ल्ड लेवल पे भी हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट चल रहे हैं। तो कब बना,
कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसका मेन ऑफिस कहाँ है, हमारे देश भारत का उसमें क्या रोल है। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और बेसिकली आपको इस यूनिट में एसटीजी और एमटीजी से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही साथ में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आपके देखे जाते हैं। इसके साथ ही पूरी यूनिट आपको पढ़नी है। यहाँ इन 2 टॉपिक्स को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। करंट में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी समझौते हो रहे हैं या फिर मीटिंग्स हो रही हैं, उसको भी ध्यान में रखना है। और यहाँ पे बेसिकली और भी जो टॉपिक्स दे रखा हुआ है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, नेचुरल हज़ार्ड है, डिज़ास्टर्स है, उसको भी ध्यान में रखना है। नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज है, जैसे कि सोलर है, विंड है, सॉइल है, इसके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो बेसिकली हम लोग बचपन से इन चीज़ों के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये यूनिट भी बहुत ज़्यादा टफ है। हाँ, ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसमें यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, फैक्ट पर बेस्ड, जैसे कि कौन सा अधिनियम कब लगाया गया, कौन सा प्रोटोकॉल कब बना है, जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये किससे रिलेटेड है, ये इसका मेन ऑफिस कहाँ है, कौन सी कंट्री ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। तो इन चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है। तो बेसिकली आप इसके लिए बुक से भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप किसी भी यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ अवेलेबल है, वहाँ से भी देख करके आप इन सारे एक्ट्स को ध्यान में रख सकते हैं। इसके साथ ही मैं बता दूं कि फ़र्स्ट पेपर के नोट्स अवेलेबल हैं। अगर आपको नोट्स लेना है फ़र्स्ट पेपर का, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट यूनिट की तरफ, हायर एजुकेशन सिस्टम। तो बेसिकली यहाँ पे स्टार्टिंग में एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम क्या था, वहाँ से भी क्वेश्चनिंग होती है। तो बेसिकली इसको हम कह सकते हैं थोड़ा सा ये जीके रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है और यहाँ पे आपको करंट भी पढ़ना है। जैसे तक्षशिला से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि किसने डेवलप किया, कब डेवलप हुआ, या कई बार सीरीज़ पूछ देता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी पहले डेवलप की गई थी। तो थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेट करके भी यहाँ पे क्वेश्चनिंग्स पूछे जाते हैं। इसके साथ ही अभी प्रेजेंट में हायर एजुकेशन सिस्टम क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। तो अभी आपको करंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ के जाना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से आपके एक क्वेश्चंस तो पूछे ही जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ में जो फेमस एजुकेशन पॉलिसीज़ है, जैसे कि 1985 की एजुकेशन पॉलिसी है, 2005 की एजुकेशन पॉलिसी है, तो इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद में बेसिकली आपको यहाँ पे करंट से भी चीज़ें रिलेट करके चीज़ों को पढ़ना है, जैसे कि इग्नू रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इसके बाद में कौन सा सैटेलाइट है जो एजुकेशनल चैनल को प्रसारित करता है, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो बेसिकली मतलब यहाँ पे भी आपको कमांड रखनी है। जीके और करंट अफेयर पे थोड़ा सा देखिएगा, तो ये बेसिकली आपका कवर हो जाएगा। तो इस यूनिट से भी आपके 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और यहाँ पे भी 5 में से मुझे लगता है कि 3 क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे के पढ़ते हैं, तो 5 में से 3 क्वेश्चन आप बहुत ही ईजिली आप कवर कर सकते हैं। तो यही है हमारा पूरा नेट का सिलेबस, नेट पेपर 1 का सिलेबस। और बेसिकली कैसे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, मुझे लगता है कि मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हैं। और ये सिलेबस इंग्लिश में है। अगर आपको हिंदी में भी सिलेबस एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं सिलेबस को हिंदी में भी डिफ़ाइन कर पाऊँ। और आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसके साथ ही मैं बता दूं कि नेट साइकोलॉजी के ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। यूपी पीजीटी, यूपीएचईएससी साइकोलॉजी के ऑल क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।